हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस समय हम आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, यूपी जो है ट्रिपल एससी पेट की मैराथन डाल रहे हैं। इससे पहले मैंने अर्थशास्त्र की मैराथन आपकी डाल दी थी, वो भी थ्योरी की, और ये आपकी क्वेश्चन की है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेट में आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी शिफ्ट थे, 2021 में आपके 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर संकलित किया है और आपके सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न यहाँ हैं। यानी कि आप अगर वो थ्योरी 2 घंटे की, लगभग 1 घंटे 44 मिनट की, वो कर लेते हैं और ये क्वेश्चन की क्लास कर लेते हैं तो फिर आपके इकोनॉमिक्स में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा आपको फिर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम सीधे आते हैं। पहले हम देखेंगे पेट के सारे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं आपके एग्जाम में, फिर हम अदर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और प्लीज़ पहले आप थ्योरी की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी क्वेश्चन आपके वहीं से लगभग बन रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन आपको पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है? एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। एल से क्या होता है आपका? लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, और पी से होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो ये सारी चीज़ें ये कब आई थी? 1991 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो नई आर्थिक नीति का किस मॉडल में था? तो एलपीजी मॉडल में था, ठीक है। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाई है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपके क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितनी होती है? अगर कहा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर सरकारी है, ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर कोई कंपनी सरकारी है तो जो पूंजी जो है उसमें पूंजी पे कितना प्रतिशत अधिकार जो है सरकार का होता है? तो 51% हमने आपको क्वेश्चन बताया भी है, थ्योरी में बहुत बेहतर तरीके से समझाया भी है कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा। यानी कि कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा यानी कि 51%, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। और ये तो आपका किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपका सीतापुर जिले में है, तो ये भी जान लीजिए। और फिर बात करेंगे आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे है हमारा क्वेश्चन कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन है? सिडबी, IFCI या नाबार्ड या एग्जिम बैंक? तो शायद नाबार्ड बैंक होगी आपकी, ठीक है। आपकी क्या होगी? नाबार्ड बैंक होगी। ओके, नाबार्ड बैंक के बारे में भी हमने बताया है, तो उसको देख लीजिएगा कि जो है नाबार्ड जो है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है या शीर्ष संस्था है। कौन सी? नाबार्ड। चलिए, नेशनल एग्रीकल्चर, ये सारी करके हमने जो है आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? ये 1991 के आर्थिक सुधार हमने बहुत डिटेल में जो आपकी मैराथन पढ़ी है उसमें पढ़ा है हमने, और जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी, याद रखिएगा। तो क्या कहा गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रदत्त निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? तो कौन सी समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास, इसके बारे में भी ध्यान दिया गया है। आर्थिक नीति की असफलता के बारे में भी ध्यान दिया गया है, और विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में भी ध्यान दिया गया है। यानी कि सभी इसमें से सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये सब आपके पेट के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे हॉलमार्क जो आपका होता है, लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत वस्तुएं या जेवर? तो ये जो है जेवर के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये DPSP आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो ये जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम चीज़ों को जानेंगे। देखिए आपका ये पेट के सारे क्वेश्चन थे 2022 के, सेकंड शिफ्ट के 5 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। चलिए फिर आगे ये आपका एक क्वेश्चन है, हरित लेखांकन क्या है? हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो क्या कहा गया है कि जो हरित लेखांकन है आपका, ठीक है, हरित लेखांकन है यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ठीक है, पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए देश की आय का राष्ट्रीय आय का मापन। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसमें हम क्या करते हैं? प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हैं, पर्यावरण हानि को भी ध्यान में रखते हैं, और देश की राष्ट्रीय आय का तब मापन करते हैं जाके, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा।
आगे है हमारा स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। तो किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास की बात की गई है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास की बात की गई है। प्लीज़ एक बार और कह रहे हैं, वो मैराथन देख लीजिएगा। मैंने बहुत बेहतर तरीके से, जितना भी सिलेबस है आपका बहुत बेहतर तरीके से कवर कराया है, वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था आपका, यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सारे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्त निर्धारित की थी। ठीक है, तो इसमें किस अधिनियम ने जो है शर्त निर्धारित की थी। तो आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था मैराथन में, ये भी चीज़ें बताई है कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 याद रखेगा। इसके द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अधिनियम जो है निर्धारित की गई थी शर्त। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। फिर आगे हम क्या देखते हैं, 1991 की आर्थिक नीति। ठीक है, 1991 की आर्थिक नीति यानी एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था। ठीक है, निम्न में से कौन सा था, राजकोषीय नीति, मौद्रिक सुधार या वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या था आपका, वैश्वीकरण था। परिणाम जो था आपका वैश्वीकरण था, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री इसमें पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एस एन स्वामीनाथन के बारे में आपने सुना होगा, इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग थे। वो भी चीज़ें, हरित क्रांति भी हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। फिर आगे हम देखते हैं, संविधान का क्वेश्चन आ गया, तो ये हमें नहीं देखना है, फिर संविधान में ही हम देखेंगे। चलिए, फिर आगे हमारा ये क्वेश्चन आता है, ये आपका कौन सा है, ये 2021 का है या 22 का है, देख लीजिएगा। फिर हम क्या देखते हैं आगे यहाँ पर, 1991 आर्थिक सुधारों के बाद विशेष उद्योग के रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। क्या आरक्षित था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ये आरक्षित था, याद रखिएगा। ये भी हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र आरक्षित था, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन आरक्षित था। ठीक है, फिर देखते हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, श्री मोंटेक अहलूवालिया, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता, यानी कहने का मतलब है रोजगार देने वाला, कौन सा है। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र आता है। और अगर हमने तीनों क्षेत्र में आपकी बात की थी जीडीपी की, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से कितना जीडीपी जो है उत्पादन होता है, और द्वितीय क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र से, और सर्वाधिक किस में होता है। तो सर्वाधिक हम बता सकते हैं सेवा क्षेत्र में आपका, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं, 17% प्राथमिक क्षेत्र से, और आपका 29% द्वितीय क्षेत्र से, और 54% तृतीय क्षेत्र से, याद रखिएगा। उन सभी को जोड़ेंगे आप तो 100 आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या, ये भी पेड का आपका क्वेश्चन है। फिर देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं क्रूड यानी अशोधित जन्म दर। ठीक है, क्या दिया है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हमने लिया है क्योंकि आपकी चीज़ें जल्दी कवर हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है, तो एक बार आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो चीज़ें हो जाएगी। फिर क्या देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितने बैंकों का, देखिए 1969 में, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी। ठीक है, चौथी थी, तो हमने क्या है, चौथी से आप 14 याद रखेंगे। चौथी से हमने क्या कहा था, 14 याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो छठी से आप 6 याद रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये आपका हो गया, रुकिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कहाँ है। अब आपका ये आता है, क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना था, पीड़कनाशी यानी कीटनाशी का प्रयोग करना था, ये भी था, उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, ये भी था, सिंचाई का भी था। तो यानी कि सभी हो जाएगा इसमें आपका सही। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका सही, सभी हो जाएगा सही। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को, या पॉलिटी का, उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को
अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये एनडीसी के द्वारा दी गई थी। एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखिएगा, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के द्वारा दी गई थी। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और यह एक गैर संवैधानिक निकाय संस्था थी। गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, यह भी हमने आपको उस मैराथन में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को बताया है, प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है ये क्या, एनडीसी। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में? तो ये होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? हमने पढ़ा था कि HSBC, भारतीय स्टेट बैंक या ICICI बैंक या सिडबी बैंक। तो इसमें जो है सिडबी बैंक आपका क्या है, ये एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक ये सिडबी का फुल फॉर्म है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। यह भारत का स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, ठीक है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा लघु उद्योगों के साथ मध्यम उद्योगों की स्थापना करना है, जबकि HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक ये एक वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? क्या है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें आपका वैधानिक निगम हो जाएगा, ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, ये अब आपके पेट के क्वेश्चन और आ गए 2021 का। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपका, तो लिखा है बैंक दर का क्या अर्थ है? ये मैंने पहले टिक कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पूछा गया है बैंक दर क्या है। तो बैंक दर क्या है, जब हम देखते हैं, जब हमने बैंक दर में क्या पढ़ा था, ठीक है, बैंक रेट यानी कि BR, ठीक है। तो इसमें देखा था, सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो लास्ट है आंसर आपका उसको देखते हैं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या होती है? बैंक दर होती है। इसमें क्या होता है, जो RBI होता है ये वाणिज्यिक बैंकों को एक निर्धारित ब्याज पर ऋण देता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो हमने कहा था कि अगर RBI क्या करती है, अब नगद कोषानुपात को घटा देती है, तो हमने कहा था उस समय आपका क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने कहा था महंगाई, लोग ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, अगर दर घट गई तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग, और इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इतनी चीज़ें भी हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, आगे दिया है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, ठीक है। निजी अधिकार किस पर होता है, ये भी हमने बात की थी। और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो देखिए, समाजवादी में क्या होता है, सरकार का पूरा अधिकार होता है। मिश्रित में सरकार और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का होता है। और पूंजीवादी में केवल निजी का होता है, यानी हम पूंजी लगाएंगे, हम ही राज करेंगे, तो निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो हम बात करेंगे कि 100 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगर हम 1 रुपये का नोट देखेंगे तो इसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ये भी हमने आपको फेमा के बारे में भी बता दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये याद रखिए। सीधे हम आंसर पे आते हैं, और जो समझाने वाला होगा उसको समझाएंगे भी। फिर बात करते हैं कि किसके फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? ब्याज दर के, या शेयर की कीमत के, या नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति का, या व्यक्तिगत कर पर? तो इसमें क्या है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति का, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। फिर आगे हम बात करेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सा है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, ठीक है, CSO। ये क्या करती है, आपकी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। फिर आगे हम देखेंगे, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र नाम है, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी श्वेत क्रांति भी हमने बेहतर तरीके से पढ़ी है। फिर आगे क्या पूछा गया है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है,
किसकी ओर, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति है वो अधिक उन्मुख है, ये किसकी ओर उन्मुख है, अर्थव्यवस्था से अधिक नियम की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोकतंत्र को बढ़ाने की ओर, या उपरोक्त सभी। तो ये वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर BIFR। BIFR किससे संबंधित है, तो BIFR किससे संबंधित है, ये संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ठीक है, फिर आगे क्या हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई। हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी देख लिया, आर्थिक नीति से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं आपने देख ही लिया होगा। तो भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो ये 1991 में अपनाई गई। PM कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब, नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या था आपका, 1991। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कृषि उत्पादन बेचने के लिए, ठीक है, क्या है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इस नए मंच को, एक सेकेंड, हाँ क्या कहा गया, कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को कौन सा नाम दिया गया है, तो इस नए मंच को नाम दिया है ई-रकम। अधिक अन्न उपजाओ, क्या है, क्या कहा गया है कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1948 में, यानी आज़ादी के तुरंत बाद। अधिक अन्न उपजाओ, ये कृषि प्राविधिक में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया जो प्लेटफॉर्म, क्या है, सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था, तो एक कृषि उत्पाद बेचने के लिए शुरू किया गया था, जो भी आपने देखा है। फिर आगे हम देखते हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में, ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 15.87% का। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका ये। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें हो जाएगा आपका चारों सही हो जाएगा। ठीक है, ये चारों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर क्या लिखा है कि निजी भागीदारी, क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, V केलकर थे। और हमने बात की थी भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर काम करती है, आपकी PPP मॉडल पर काम करती है। फिर बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। क्या है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित नहीं होगा, न स्वर्ण क्रांति से संबंधित है और न ही क्षेत्र क्रांति से, तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, सरसों क्या होता है आपका पीला भी होता है, तो पीली क्रांति से संबंधित है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति से, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि हरित क्रांति से, एक सेकेंड, हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे, तो बिहार, बंगाल, असम ये नहीं हुए थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये भी नहीं हुए थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ये नहीं हुए थे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और इनको प्रभावित नहीं, इनको लाभान्वित हुए थे। ठीक है, इनको ज़्यादा लाभ हुआ था। फिर आगे क्या दिया है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं, पहले क्या दिया है, उच्च उत्पादन और देने वाली किस्में, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, यानी कि ये तो सही होगा। सिंचाई भी मुझे लगता है सही होगा। फिर आगे देखते हैं क्या है, उच्च सिंचाई, और फिर क्या दिया है, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो ये तो बात हुई नहीं कोई। ठीक है, तो इसमें आपका ये पहला और दूसरा ही सही है, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को, ठीक है, क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। ये तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया। उस रूसी नेता का नाम क्या है, ये पूछा गया, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। व्लादिमीर लेनिन ये नहीं थे, लियोनिड ब्रेजनेव ये भी नहीं थे, और निकिता खुचरेव ये भी नहीं थी, ये थे आपका जोसेफ स्टालिन। ये नाम याद रखेगा। तो ये क्या थे, इनके नाम से जो है पहली बार इन्होंने ही लागू किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है। क्या पूछा गया है, वर्तमान में भारत की पंचवर्षीय योजना कौन सी लागू है। तो उस समय आपका जब चल रहा था 2015, तो 12वीं लागू थी, लेकिन अब क्या है आपकी इसके जगह पर कोई नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अब पंचवर्षीय योजना आपकी बंद हो गई है।
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया है। फिर क्या है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो हम क्या देखते हैं, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तेज और सम्मिलित विकास, ये नहीं था। तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, ये भी नहीं था। तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, ये भी नहीं था। आपका क्या था, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, यानी कि तेज और लगातार, सतत यानी कि लगातार और अधिक सम्मिलित विकास। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। फिर आगे क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं, तीसरी, चौथी और छठी। तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आप जानते हैं कि मैराथन में हमने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अगर आप अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं तो वो पूरी PDF हम जो थ्योरी की है हम आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। थोड़ा आप रिस्पांस देंगे तो हम उसको तुरंत डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। क्या है, आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ये नहीं है। स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ये भी नहीं है। आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व, ये भी नहीं है। तो होगा क्या, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बात करते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। तो जाहिर सी आप बात जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत की अर्थव्यवस्था है, और ये किस मॉडल पर है, PPP मॉडल पर काम करती है। ठीक है, PPP का हम सारी चीज़ें हमने डिटेल में भी बता दिया था कि PPP होता क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1981 में, 1985 में, 1989 में या 1982 में। तो ये आपकी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डेट आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में अगर आप करना चाहें तो। फिर आगे क्या है, एक सेकेंड, फिर आगे है आपका कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। माइक्रो वित्त कंपनी प्रथम कौन सी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो ये आपका बंधन बैंक आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, आपका बंधन बैंक हो जाएगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा राज्य जहाँ कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ऐसा राज्य जो है जहाँ कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, तो आपका ये सिक्किम है, और एक शायद गोवा भी है, ये देख लीजिएगा, मैंने उसमें मैराथन में पढ़ाया भी है, तो PDF देख लेंगे। शायद सिक्किम और गोवा है, वहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो यहाँ पर तो सिक्किम ही आपका सही होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कहने का ये मतलब है इनका कि जब पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और दूसरी बार कब हुआ था, दूसरी बार आपकी ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो हम बात करेंगे दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जुलाई 2018 के अनुसार, ये आपका करंट के क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो उस समय गवर्नर कौन थे आपके, उर्जित आर पटेल थे। तो ये उस समय का था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि इस समय कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये 2018 की बात थी, ये भी आपका उस समय के करंट का क्वेश्चन था, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए, हाँ ये देख लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट आपका। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। विधेयक 2017 पारित किया था, तो उस समय जो है 6 बैंकों का था, सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए किया गया था। 2018 का क्वेश्चन है। फिर आगे हम बात करते हैं कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। ये क्या है, वित्त विधेयक या बैंकिंग अधिनियम या भारतीय संविधान की धारा 11 या RBI की धारा 7। तो ये क्या हो जाएगा, RBI की धारा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका।
ठीक है। चलिए, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? तो हमने बात किया था कि 1935 में हुई थी, ठीक है। फिर 1937 तक इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था, तो कलकत्ता ही लिख लीजिए। अब कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिएगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ठीक है। फिर अगला कह देते हैं केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं, गलत हो जाएगा ये। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, तो ये तो चीज़ गलत बात है, यानी कि पहला ही आपका सही है। क्या है? बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि बैंकिंग लोकपाल जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या क्वेश्चन आता है? ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इनमें भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक। तो कौन सा बैंक आपका सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, यानी कि सरकार के क्षेत्र में नहीं है? तो फेडरल बैंक आपका नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो एस एन स्वामीनाथन थे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इन्होंने कहा है कि सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से, ठीक है, यानी ऑपरेशन फ्लड, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से, या हरित क्रांति कृषि से। तो ये तीनों तो आपके सही लग रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सुमेलित नहीं है नीली क्रांति। अब आपको बताना है नीली क्रांति संबंधित किससे है, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, इसीलिए सही है। बात करेंगे हरित क्रांति में जो है सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था, किस पर? गेहूं के उत्पादन पर, या दालों के, चावल के, या तिलहन के। तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव महसूस किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। फिर दिया गया ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है दूध से ही संबंधित है, दूधापूर्ति से संबंधित है। भारत की निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो किसने की थी? एचडीएफसी ने की थी, या सेबी ने, एसबीआई ने की थी, या यस बैंक ने की थी, या आईसीआईसीआई बैंक ने की थी? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने की थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, या सेंट्रल बैंक। तो इसमें आपका कौन सा है सबसे बड़ा बैंक? है आपका यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? याद करिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात कौन सा नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? याद करिएगा, भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1955 में, ठीक है। डेट आपको मेंशन करनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधान प्रदान किया जाता है? क्या है ये? भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक धन प्रदान किया जाता है? शायद ये होगा। तो इसमें क्या है आपका, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या है? वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। उधार है शायद, पता नहीं, उधार है, उधार लिख गया, उधार है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कृषि निर्यात नीति 2018, ठीक है। क्या है? कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना था। कितने बिलियन तक? ये उस समय की बात है। 18 का लक्ष्य वर्ष क्या था? 22 तक। तो उस समय की बात किया गया, तो उस समय 60 बिलियन से अधिक तक बढ़ाना था। तो ये आपका उस समय का क्वेश्चन था। फिर आगे क्या दिया है क्वेश्चन आपका? विशेष कृषि क्षेत्र क्या दिया हुआ है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये उत्तराखंड था। तो याद रखिएगा, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य, ठीक है, भारत का पहला राज्य। फिर अगला हमारा क्या है क्वेश्चन? अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से कौन सा एक नहीं है? भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी, या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। देखो तीनों में कमी है, तो तीनों हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये नहीं अनुकूलन मंडी। दोष ही पूछा गया है ना इसमें। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, ठीक है।
क्या क्वेश्चन है आपका कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग या भारतीय कृषि निगम। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, भारतीय कृषि निगम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो भारतीय कृषि निगम नहीं है। भारत की कृषि निगम ऐसे संगठन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। ठीक है, प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया था आपको, एमएसपी के बारे में भी पढ़ाया था। तो ये कौन लागू करता है, कौन घोषित करता है? कि राष्ट्रीय कृषि आयोग नहीं, राज्य सरकार नहीं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आपका आंसर इसका सही है 53 का, सॉरी। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपका। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962 को, 25 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1960 को या 14 जनवरी 1965 को। तो कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं यानी कि एफसीआई। एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर हमने बताया है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? स्थानीय सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। तो किसके द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है? तो ये राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है। फिर अगला है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ है? दिसंबर 2013 से, अप्रैल 2014 से, मार्च 2014 से, जुलाई 2014 से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अप्रैल 2014 से एएमआई प्रभावी हुआ है। ठीक है, एएमआई जो है प्रभावी हुआ है। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM क्या है? क्या है ये? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार है, या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग है, या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति है? तो जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या है। कृषि में नवाचार। ठीक है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार जो है स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। उस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो वो कार्यक्रम कौन सा होगा आपका? PMFBY या PMKSY या क्या है, एगमर्क नेट या एग्रीडाउन। तो आपका एग्रीडाउन सही हो जाएगा, एग्रीडाउन। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना। ठीक है, कौन सा मॉडल जो है शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? महालनोबिस, गांधीवाद या पूरा या LPG। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, पूरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शहर के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और ग्रामीण सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। फिर अगला हमारा क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, ये आपको बताना है। तो क्या है आपका? आवास एवं शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका जो है सही हो जाएगा आवास एवं शहरी मामले। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से कमा रहे हैं, या श्रमिक करना नहीं चाहते हैं। क्या है? या तो श्रमिक करना नहीं चाहते हैं। तो हम ये बात, इसमें क्या था? रोजगार के अवसरों की कमी की सही व्याख्या क्या है कि श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है लेकिन वे उससे कम काम कर रहे हैं, यानी काम ही उन्हें नहीं मिल रहा है, ये चीज़ है। फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। क्या है? प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित
किया गया है। ये 2019 का क्वेश्चन है आपका, तो उसी समय के ये करंट का है 2017-18 के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। क्या किया गया था, क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान योजना यानी किसान सम्मान योजना, जिसमें आपको 2000 प्रति 4 माह पे मिलते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। क्या, तो सीधे हम आके आते हैं, क्या दिया हो क्वेश्चन में कि 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प एवं सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों और मध्यम किसानों के प्रति 6000 रुपये प्रतिवर्ष, या 8 हेक्टेयर तक अल्प भूधारकों और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये, या सभी किसानों को। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सभी किसानों को, ठीक है। क्या हो जाएगा, सभी किसानों को। लेकिन अब ये जो बात है 6000 से रुपये 8000 रुपये की बात की जा रही है करने को कुछ राज्यों में, तो ये चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। तो वैसे यह 6000 वाला आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। गांठ बांध लीजिए, याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी आपको बताना है। जीएसटी के बारे में हमने बहुत बेहतर तरीके से बताया है, याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कितने घटकों में विभाजित होता है, तो ये 3 घटक में विभाजित होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए फिर आगे हम क्या देखते हैं, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। ये स्लैब हमने 5 स्लैब होते हैं, 5 स्लैब बता दिया है बहुत बेहतर तरीके से। उसको जाके प्लीज़ मैराथन में देख लीजिएगा, आपकी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो सबसे उच्चतम स्लैब है ये आपका 28% का है, ठीक है। सबसे उच्चतम स्लैब क्या है आपका 28% का है। फिर दिया है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि कहाँ पर की गई थी, तो सबसे पहले की गई थी आपकी असम में, ठीक है। सबसे पहले आपकी कहाँ पर की गई थी, असम में पुष्टि की गई थी जीएसटी की। फिर आगे क्या है क्वेश्चन आपका, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के, ये 2016 का है क्वेश्चन है, तो उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, चलिए जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 9 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कौन अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपका नियुक्त किया गया था अमित मित्रा को, ठीक है। बस आपके अब 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्या हुआ ये, इसमें क्या है 1991 की, क्या है ये 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है, ठीक है। किसके द्वारा संबोधित किया है औद्योगिकीकरण समस्याओं को संबंधित किया है। तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा पूछ रहा है, बाकी आपका निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण ये आपका किसमें एलपीजी में मॉडल में आता है। फिर आगे क्या है, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन इधर और आपके लगभग 20-25 क्वेश्चन उधर हमने कराए। लगभग आप ये मान के चलिए 90-95 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पढ़िएगा। बाकी ये कहीं से लिए गए हैं, कैसे किए गए हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जहाँ से आपको क्वेश्चन लिए गए हों, बस आपको ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अरेंज करवाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इसकी मैराथन देख लीजिएगा, दोनों एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी मैराथन की। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इधर आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा हेल्थ इशू था। फिर हम कोशिश करेंगे कि शायद मैं कल आपका पॉलिटी लेके आ जाऊँ और साथ में क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। तो ये याद रखिएगा, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो चीज़ें पक्की पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, जैसे कि आपने देखा, तो इसमें 5 की 5 गारंटी मेरी है। अब इसके अलावा आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं, थ्योरी आपकी 1 घंटा 44 मिनट की है, ठीक है, 1 घंटा 44 मिनट की, और ये भी आपका जो भी 40 मिनट का बनेगा, यानी कि कुल मिला के 2-2.5 घंटे में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम आपको थ्योरी की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।